Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today in continuation with your HS 2026 Simplified Indian History Series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपका 1857 रिवोल्ट का सेकंड पार्ट। तो इस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट व्यूज ऑफ द हिस्टोरियंस about the nature of the revolt, and third one we will discuss about the consequences of this 1857 revolt, and at last we will discuss about the significance of this 1857 revolt। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे कुछ एक पीवाईक्यूज हैं जो HS 2025 का पीवाईक्यू है, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद यहां पे ये आपके पास 2024 का पीवाईक्यू है जिसको आपने ध्यान में रखना है। यहां पे एक स्टेटमेंट है आपके पास, फोर्थ वन स्टेटमेंट, इसको आपने यहां पे ध्यान में रखना है। यहां पे ये स्टेटमेंट आपको 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड देखने को मिलती है, जहां पे स्टेटमेंट दी गई है कि द मॉडर्न एजुकेशनल इंडियंस आल्सो डिड नॉट सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है। 2024 का HS का प्रीलिम्स का ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था। यहां पे आपसे नेचर ऑफ द रिवोल्ट के ऊपर स्टेटमेंट्स पूछी गई थी, और पिछले कुछ एक सालों से ये जो एग्जामिनर है इसका एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है नेचर ऑफ द रिवोल्ट। यहां पे नेचर ऑफ द रिवोल्ट को लेके कुछ एक स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, आपको कंफर्म करना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट इसी हिस्टोरियन के द्वारा कही गई है। क्लियर? तो यहां पे आपको पास दो स्टेटमेंट दी गई है अबाउट द नेचर ऑफ द रिवोल्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है बाय सर जेम्स आउटरम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बाय द सर जेम्स आउटरम एंड सेकंड वन बाय RC मजुमदार। तो यहां पर आपको बताना था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। क्लियर? तो ये दो पीवाईक्यू आपको ध्यान में रखने, एक 2024 का एंड एक 2023 का। क्लियर? तो जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा यहां पे वो है आपका द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में इस रिवोल्ट के डिस्कस किया था कि जो 1857 का रिवोल्ट है उसको एक साल के भीतर भीतर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा पूरी तरह से सप्रेस कर दिया जाता है। अब इस रिवोल्ट के फेलियर के कौन से हमें वेरियस रीजंस देखने को मिलते हैं, उनको हमने वन बाय वन आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहां पे जो मेजर एक रीजन देखने को मिलता है हमें इस रिवोल्ट के फेलियर के पीछे, वो देखने को मिलता है लिमिटेड स्प्रेड ऑफ दिस रिवोल्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये जो 1857 का रिवोल्ट है ये आपको नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया के कुछ एक पार्ट्स में ही देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया के कुछ एक पार्ट्स में ही ये आपको रिवोल्ट लिमिटेड देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओनली अ लिमिटेड पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट। तो एक हमारी अगर हम पैन इंडिया की बात करें तो उसका कुछ एक एरिया और कुछ एक पॉपुलेशन ही इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करती है। मतलब आपको ये पैन मूवमेंट देखने को, पैन इंडिया मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो उसका फर्स्ट रीजन यही है, लिमिटेड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। इसके अलावा इस रिवोल्ट में जो वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे उनके द्वारा भी हमें या तो न्यूट्रल उनका स्टांस देखने को मिलता है या कुछ केसेस में वो आपको ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मर्चेंट क्लास है आपके पास, जमींदार हैं आपके पास, ठीक है, एजुकेटेड इंडियन क्लास, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था 2024 का, जो हमने भी पीवाईक्यू की बात की उसमें एक स्टेटमेंट दी गई थी फोर्थ वन कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो इस रिवोल्ट में या तो न्यूट्रल रहते हैं या दे सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स। तो यहां पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है कि दैट नॉट ऑल क्लासेस ज्वाइंड दिस रिवोल्ट। तीसरा बात की जाए यहां पे तो जो हमारे वेपनरी थी सिपाहियों के पास या रेबल्स के पास, वो ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में बहुत ही आपको आउटडेटेड देखने को मिलती है। तो आउटडेटेड वेपन्स वर अनदर रीजन। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के पास फास्टर कम्युनिकेशन के साधन आपको देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राफ। तो हम जानते हैं कि वॉर के टाइम या रिवोल्ट के टाइम, अगर हम वॉर के टाइम की भी बात करते हैं तो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन है या इंफॉर्मेशन का जो स्प्रेड है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यहां पे इनके पास ये एडवांटेज देखने मिलती है ब्रिटिशर्स के पास, दे हैड फास्टर कम्युनिकेशन मींस फॉर एग्जांपल टेलीग्राफ। क्लियर? देन इसके अलावा पुअर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप देखने को मिलती है हमें इस रिवोल्ट में।
इस रिवोल्ट में जो वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं जो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, वो अपने अपने सेल्फ ग्रीवेंसेस के लिए या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पे हमें एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं देखने को मिलती, जिसके वजह से ये जो वेरियस पार्टिसिपेंट्स हैं इस रिवोल्ट में वो एक कॉमन फ्रंट प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से ये रिवोल्ट हमें फेल होता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि यहां पे नो सेंट्रलाइज लीडरशिप आपको देखने को मिलती है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है। इवन जो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? देन लैक ऑफ यूनिफाइड आइडियोलॉजी जो हमने बात की अभी। देन यूनिटी नॉट इनफ। तो इस रिवोल्ट में अगर बात की जाए हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तो वो आपको देखने को मिलती है, बट ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो ओवरकम नहीं कर पाती जो हमें मिलिट्री फ्रंट पे या ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट पे वीकनेस देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स। क्लियर? तो ये हमारे पास 6 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये जो रिवोल्ट है आपको एक फेलियर दिखाई देता है। क्लियर? इसके बाद बात करें नेचर ऑफ द रिवोल्ट की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1850-70 रिवोल्ट का जो टॉपिक है वहां से जो एग्जामिनर है पिछले कुछ एक ईयर से ऑन द नेचर ऑफ द रिवोल्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां पे जो वेरियस हिस्टोरियंस हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है अबाउट द 1850-70 रिवोल्ट वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसे वीर दामोदर सावरकर हैं, व्हाट वर हिज व्यूज अबाउट दिस रिवोल्ट। तो जो वीर दामोदर सावरकर है उनके द्वारा 1850-70 रिवोल्ट को कहा गया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अ प्लान नेशनल अपराइजिंग। इसके अलावा आरसी मुजुमदार जो 2023 का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था तो उनके द्वारा कहा गया था दिस वाज नॉट ए नेशनल नॉट इवन ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि जो वास्ट एरियाज थे वो इस रिवोल्ट से अनअफेक्टेड थे। तो ये आपके पास 2023 के पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जैसे यहां पे जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट दिस रिवोल्ट। ही called this revolt primarily a feudal uprising with some nationalistic elements। तो यहां पे आपके पास ये 25 से 30 व्यूज देखने को मिलते हैं और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको ये व्यूज ध्यान में रखने हैं कि किस पर्टिकुलर हिस्टोरियन के द्वारा क्या कहा गया था अबाउट द नेचर ऑफ 1850-70 रिवोल्ट। तो उसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां पे। क्लियर? या इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है वहां से आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये जितने भी व्यूज हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पिछले 3 या 4 साल के। अगर आप एचएस के प्रीलिम्स के एग्जाम को देखते हो। क्लियर? तो आपको ये पॉइंट्स जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा यहां पे भी आपके पास देखो ये दिस पर्टिकुलरली दिस वन, ये जो LER रीस हैं इनकी स्टेटमेंट 2023 में पूछी गई थी that 1850-70 revolt was a religious war। और वो वार किसके बीच में देखने को मिलती है? फैनेटिक रिलीजियनिस्ट के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में। इसके अलावा जेम्स आउटरम है जो उनके द्वारा कहा गया था 1850-70 रिवोल्ट को अ मोहम्मदन कॉन्स्पिरेसी which exploited the हिंदू ग्रीवेंसेस। तो यहां से ये जो वेरियस हिस्टोरियंस के व्यूज हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो उसको या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये व्यूज पॉइंट ऑफ व्यूज आपको ध्यान में रखने। अब बात की जाए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द 1850-70 रिवोल्ट के, तो जैसा कि हमने बात की अभी कि 1850-70 रिवोल्ट को 2 ब्रिटिशर्स के द्वारा 1 साल के भीतर भीतर पूरी तरह से सप्रेस कर दिया जाता है। बट इस 1850-70 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इंडिया में बहुत ही कुछ एक इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जाते हैं। और उस महत्वपूर्ण चेंजेस की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है इंडिया की गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो इंडिया की जो गवर्नेंस है या एडमिनिस्ट्रेशन है जो पहले आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा देखने को मिलती है, इसको कौन अपने हाथों में ले लेगा? ब्रिटिश क्राउन या आप कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इससे पहले जो इंडिया के अफेयर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज कर रही है उसको अब हैंडल कौन करेगा? आपका क्राउन। क्लियर? तो जैसे हमने चेंजेस की बात की, अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की तो यहां पे सबसे पहले जैसा कि आपको अभी बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एबॉलिश कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और ये जो कंट्रोल है किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के। क्लियर?
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट क्रिएट की जाती है, जो गवर्नर जनरल है उनकी डेजिग्नेशन को चेंज करके वाइसरॉय बना दिया जाता है। क्लियर। देन इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इस रिवोल्ट से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज थी अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स, या उनकी जो हमें पॉलिसीज देखने को मिलती हैं अबाउट द इंडियन सोसाइटी एंड द पॉलिसीज रिलेटेड टू देयर रिलीजियस एंड सोशल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, तो वहां पे आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की एनेक्सेशन पॉलिसीज थी रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स, फॉर एग्जांपल हमने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक आपको देखने को मिलती है, तो उन एनेक्सेशन को क्राउन के द्वारा रोक दिया जाता है, उसको एंड कर दिया जाता है। जो प्रिंसेस के राइट्स एंड डिग्निटीज होती हैं उनकी प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड बदले में जो ये आपके पास प्रिंसली स्टेट्स हैं दे हैड टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश पैरामाउंटसी। क्लियर। वहीं पे जो रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसीज है, ठीक है, तो यहां पे ब्रिटिशर्स के द्वारा नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि सती प्रथा को बैन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, देन विडो रीमैरिज एक्ट भी एक इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये जो रिलीजियस या सोशल स्फीयर्स है इंडियन सोसाइटी के, उसके अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा इंटरफेयर करना बंद कर दिया जाता है। देन सिविल सर्विसेज में भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं टू एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 पास किया जाता है। क्लियर। देन इसके अलावा मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, जहां पे जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनकी संख्या को घटा दिया जाता है। क्लियर। जो यूरोपियन ट्रूप्स होते हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाता है। देन जो इंडियन आर्टिलरी है उसको डिसबैंड कर दिया जाता है एक्सेप्ट द माउंटेन यूनिट्स। तो यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। देन बात करें ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड इंडिया, तो यहां पे आपको ब्रिटिशर्स में जो इंडियंस के रिलेटेड एक एटीट्यूड होता है उसमें कुछ एक चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो रिफॉर्म्स हैं इस रिवोल्ट के बाद वो आपको थोड़ा बहुत स्लो होते हुए दिखाई देंगे, जो ऑटोक्रेसी है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ब्रिटिशर्स के द्वारा अगेंस्ट द इंडियंस, वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो यहां पे आपको सिस्टमैटिक, अब यहां पे आपको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस देखने को मिलेगी इंडियंस की बाय द ब्रिटिशर्स। और इसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा ज्यादा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं 1857 रिवोल्ट के। इसके अलावा अगर हम बात करें सिग्निफिकेंसेस ऑफ दिस रिवोल्ट की, ठीक है, उसके अलावा राइज ऑफ नेशनलिज्म भी देखने को मिलता है अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस में बात करें, बिकॉज ये जो बढ़ती हुई एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है अगेंस्ट द इंडियंस बाय द ब्रिटिशर्स, तो उसकी वजह से जो इंडियंस होते हैं उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है अमंग द एजुकेटेड इंडियंस वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। और यही फ्रस्ट्रेशन बाद में कारण बनती है इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म, तो जो देश में नेशनलिज्म की भावना को पैदा करती है। क्लियर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस थे 1850-70 रिवोल्ट के। देन बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ द 1850-70 रिवोल्ट, तो जो 1850-70 का रिवोल्ट था, ठीक है, वो इंडिया की जो हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव इवेंट था। बिकॉज इस रिवोल्ट के बाद बोथ ब्रिटिश रूल में और उसके अलावा जो इंडियन सोसाइटी है, ब्रिटिश रूल और इंडियन सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है या इंडियन सोसाइटी है उसमें ये जो आपके पास 1850-70 रिवोल्ट है उसका बहुत ही गहरा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स की बात करें तो ये जो 1850-70 का रिवोल्ट था इसने एक्सपोज किया, इट एक्सपोज द फ्लॉज इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। ठीक है, इट एक्सपोज द मेजर फ्लॉज इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी एंड इट एनेबल्ड ब्रिटिशर्स टू करेक्ट दीज डिफेक्ट्स प्रॉम्प्टली। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में इंडिया की गवर्नेंस का कंट्रोल था उसको कौन अपने हाथों में ले लेता है, ब्रिटिश क्राउन। तो यहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इट हेल्प रीडिजाइन द गवर्नेंस एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। देन अगर हम इंडियंस के पर्सपेक्टिव से बात करें कि इस 1850-70 रिवोल्ट का क्या सिग्निफिकेंस या इंपैक्ट रहता है, इंडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें
तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको यहां देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हाईलाइटेड द जेन्युइन ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल्स एंड द सिपाहीज। क्लियर? देन इट शोड द मिसमैच बिटवीन द इंडियन प्रिमिटिव आर्म्स, जो इंडियंस के पास आर्म्स हैं वो प्रिमिटिव आर्म्स या आउटडेटेड आर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एज कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स मॉडर्न आर्म्स। देन जो 1850-70 में जो एट्रोसिटीज हुई थी, उसने एक चीज कन्विंस कर दी, ठीक है, बोथ जो ब्रिटिशर्स हैं एंड जो आपको एजुकेटेड इंडियंस की क्लास देखने को मिलती है, सो दे डिसाइडेड टू अवॉइड एनी फर्दर वायलेंस इन द फ्यूचर स्ट्रगल्स। क्लियर? देन जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, इट प्रेफर्ड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बात करते हैं 1885 में आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन देखने को मिलती है, तो इसको स्टार्ट में डोमिनेट किसके द्वारा किया जाता है? यही जो एजुकेटेड मिडिल क्लास आपको देखने को मिलती है, और उनकी जो अप्रोच होती है वो आपको एक मॉडरेट अप्रोच देखने को मिलती है। क्लियर? तो जहां पे वो प्रेफर करते हैं पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू अटेन द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। क्लियर? देन एट लास्ट इट क्रिएटेड लोकल ट्रेडिशंस ऑफ रेजिस्टेंस दैट लेटर फ्यूल्ड द नेशनल मूवमेंट। तो यहां पे आपको न्यू टूल्स देखने को मिलते हैं फॉर द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, आपको पैसिव रेजिस्टेंस करके एक टूल देखने को मिलता है, जिसको एजुकेटेड इंडियन क्लास के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है टू फाइट द एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स। क्लियर? योर पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस रिवोल्ट की एट्रोसिटीज के बाद डिस्कस दोनों ग्रुप्स में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि फर्दर वो किसी वायलेंस में एंगेज नहीं करेंगे। अगर उनके बीच में कुछ भी मतभेद हैं तो उनको डायलॉग और कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के भीतर उनको सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा आज की क्लास का डिस्कशन था, जिसमें हमने कंसिक्वेंसेस डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट व्यूज ऑफ द हिस्टोरियंस अबाउट द नेचर ऑफ द रिवोल्ट डिस्कस किए। उसके बाद हमने जो 1857 रिवोल्ट के कंसिक्वेंसेस थे वो डिस्कस किए। देन व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 1857 रिवोल्ट, बोथ फ्रॉम द ब्रिटिशर्स पर्सपेक्टिव एंड देन फ्रॉम द इंडियंस पर्सपेक्टिव। क्लियर? तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक का था। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और इसके जो इंपॉर्टेंट व्यूज हैं आपके पास, जो हमने नेचर ऑफ द रिवोल्ट की बात की है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।